डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र में ही अधिकारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि स्पष्ट है, एक मानव के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रकृतिदत्त अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है, जिसका संरक्षण राज्य और व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः अधिकार वो अवधारणाएं हैं, वो परिस्थितियां हैं, वो स्थितियां हैं जो एक सामाजिक जीवन को सामंजस्यपूर्ण और सुखपूर्ण, अनुशासित रहकर, व्यवस्थित रहकर जीने की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो इस अर्थ में अधिकारों का सीधा संबंध सामाजिक जीवन से हो जाता है। यहाँ मैं आपको अरिस्टोटल के उस कोटेशन को कोट करना चाहूँगी, जब वो कहते हैं कि मैन इज़ बेसिकली अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब कि समाज से इतर या समाज से बाहर कोई भी अधिकार नहीं होता। हमें अधिकारों को अगर परिभाषित करना है तो हमें सामाजिक जीवन उसकी प्राथमिक शर्त के रूप में, प्राथमिक कंडीशन के रूप में स्वीकार करनी होती है। यहाँ राज्य का और अधिकारों का संबंध है। राज्य के द्वारा अधिकार दिए नहीं जाते, बल्कि राज्य के द्वारा अधिकार रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अगर उनका हनन होता है। अर्थात राज्य अधिकारों को स्पष्ट करता है, उनको बनाए रखता है, उनको आपस में समन्वित करता है कि भाई एक अधिकार दूसरे अधिकार का वायलेशन नहीं करता हो, और किसी भी ऐसी परिस्थिति में यदि किसी अधिकार के हनन की संभावना रहती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो इस अर्थ में राज्य की और अधिकारों का आपसी संबंध स्थापित होता है। लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अच्छा या सद्जीवन, व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को दे सके और अपना सर्वश्रेष्ठ निकाल भी सके। एक नागरिक के रूप में उस राष्ट्रीयता के लोगों का, उस देश के लोगों को मिलने वाले अधिकार जो उनको नागरिकता से के कारण मिलते हैं, और कुछ ऐसे लीगल या कानूनी राइट्स ऐसे व्यक्तियों को जो कुछ समय के लिए भ्रमण करने के लिए आते हैं, विदेशी हो सकते हैं, पर्यटक हो सकते हैं, किसी और उद्देश्य से कुछ समय के लिए निवास करने के लिए आते हैं, तो उनको किस प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, इस सारी चर्चा को हम लोग इस अवधारणा के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। इसे बहुत अच्छे शब्दों में स्पष्ट करते हुए लास्की ने कहा है, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को देना है या अपना सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालना है, तो उसके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आवश्यक है जिससे वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाए, उसकी क्षमता का दोहन हो पाए। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन्हीं को अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैं कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करती हूँ, जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकार का, समाज का और राज्य का अंतर संबंध क्या है। नंबर 1, जो राइट्स हैं वो सोसाइटी में ही मिलते हैं। समाज के अभाव में, समाज के बिना, समाज से बाहर आपका कोई भी अधिकार नहीं होता। एक सामाजिक प्राणी के रूप में, एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में अधिकार मिलते हैं, दिए जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं। दूसरा, सब व्यक्ति समान हैं, जो भी मानव है सब समान है, इसलिए राज्य के द्वारा सबको समान रूप से अधिकार दिया जाता है, समान रूप से उनके अधिकार को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनके संरक्षण की गारंटी दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को कम या अधिक अधिकार देने को हम एक जो सद्प्रवृत्तियां हैं उसके साथ सम्मिलित नहीं करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकारों के प्रयोग का अधिकार होता है। थर्ड, राइट्स के साथ एक सीमा है, वो असीमित नहीं हो सकते। इसका सीधा संबंध स्वतंत्रता से होता है। यदि मेरे द्वारा दिए गए किसी प्रयोग किए गए किसी भी अधिकार से किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को हानि पहुंचती है कि किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का वायोलेशन होता है, तो हम उसको असीमित मानते हैं। लेकिन हमें किसी भी प्रकार से ऐसे अधिकार
को नहीं दिया जाता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, इसकी सीमाएं होती हैं। क्योंकि अधिकार का सीधा संबंध चूंकि प्रत्येक व्यक्ति से है, तो इसलिए पारस्परिक समर्पण, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक सहमति के द्वारा जिस प्रकार हम अपने अधिकार का संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार दूसरे के अधिकार का संरक्षण और सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर राइट्स के साथ ड्यूटीज़ भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, को एक्सिस्टेंस है, सह अस्तित्व है। हम सब के अधिकारों का सम्मान करते हैं। तो राइट्स अनलिमिटेड नहीं हैं, उनकी लिमिट्स हैं, वो सीमित परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। फोर्थ, राइट्स अधिकारों का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कोई भी अधिकार की परिभाषा, किसी भी अधिकार का विस्तार बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया जाता। उसका कोई संरक्षण का कोई कारण होता है, उसका कोई दूरगामी लक्ष्य हो सकता है, उसका कोई तात्कालिक प्रभाव हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ उसका पर्पस होता है। तो मेन पर्पस जो ओवरऑल राइट्स का माना जाता है वो है लोक कल्याण, पब्लिक गुड, सार्वजनिक हित। जो भी अधिकार व्याख्यात किया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा वो सार्वजनिक हित में किया जाएगा। कोई भी ऐसा अधिकार नहीं माना जा सकता जो सार्वजनिक हित के विपरीत होता हो। तो मेन पर्पस क्या हुआ, सार्वजनिक हित। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, राइट्स आर डिफाइंड। कोई भी अधिकार अगर स्पष्ट रूप से डिफाइंड नहीं है, उसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है, उसका प्रयोग स्पष्ट नहीं है, प्रयोग की स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, उसके वायलेशन होने पर उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाना है वो स्पष्ट नहीं है, तो अधिकारों के रूप में स्पष्ट नहीं किए जा सकते। इसका मतलब कोई भी अधिकार स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसके प्रयोग के स्थितियां क्लियर होनी चाहिए, उसके वायलेशन पर क्या व्यवस्था हो वो होनी चाहिए। तो राइट्स आर क्लियरली मेंशन्ड, स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये दोनों का बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और इंडियन ट्रेडिशन में भी इसको स्पष्ट किया गया है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी स्पष्ट किया गया है, बहुत सारे भारतीय राजनीतिक विचारकों ने भी इसे स्पष्ट किया है। इस अर्थ में मेरा जो अधिकार है, यदि मैं उसको पूरा करती हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे अधिकार के प्रयोग से दूसरे के प्रति मेरे कर्तव्य का भी पालन हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूरे गांधीयन मूवमेंट में भी देखा कि हम कहते हैं कि सत्याग्रह का पालन करना है। तो सत्याग्रह का मतलब यदि मैं सत्य बोल रहा हूँ या मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ या मैं सत्य का अनुसरण कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ है इससे कहीं दूसरे के भी अधिकार की रक्षा होती है। यदि मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता हूँ तो मुझे दूसरे की भी स्वतंत्रता की रक्षा करने का कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। तो अधिकार एकाकी रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते। अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं और उन कर्तव्यों के पालन करने से अन्य के अधिकार की सुरक्षा होती है। मान लीजिए मैं किसी भी जो भी मेरा दायित्व है, अगर मैं उसका पूरा करती हूँ तो वो अधिकार के रूप में मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने जब दायित्व के रूप में उसको पूरा किया तो उससे किसी के अधिकार की सुरक्षा हो रही होती है, क्योंकि मेरे कर्तव्य पालन से उसका अधिकार संरक्षित हो रहा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि अधिकार और कर्तव्य आपस में सहसंबंध है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। एकाकी रूप से सिर्फ अधिकारों का प्रयोग किया जाए और कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाए तो वो अधिकार एक सशक्त गरिमामय अधिकारों के रूप में परिभाषित नहीं किए जाते हैं। हम इसको और क्लासिफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं कि किस किस प्रकार के अधिकार हैं। मैं अगले और वीडियोस में भी आपको एक एक राइट्स के बारे में, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, किन विचारकों ने उसके बारे में अपना मत रखा है, उनका विरोध क्यों किया है, उसके बारे में अगले वीडियोस में बताऊंगी। अभी मैं आपको बेसिकली यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि हम बेसिक क्लासिफिकेशन क्या करते हैं। नंबर 1, नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। नंबर 2, नैतिक अधिकार। और नंबर 3, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का संबंध प्रकृति से प्राप्त वो सब अधिकार हैं जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, जिनके लिए किसी को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही हमारे एक बर्थ के साथ में हमें मिल जाते हैं। इसकी एक अलग थ्योरी है और उनका अलग लॉजिक है, और वो इसका जो इररिलेवेंस है आज के तारीख में, आज पॉलिटिकल थॉट में हम इसको इतना रेलेवेंट नहीं मानते हैं, तो उसका क्या कारण है उसे भी मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। दूसरे हैं मोरल राइट्स,
कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके पीछे कोई वैधानिकता का आधार नहीं होता, लेकिन ये मानकर चला जाता है कि ये आपका अधिकार है कि आप उसको करेंगे, उस काम को करेंगे, और करने के साथ में उस अधिकार के साथ आपका कर्तव्य भी